राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बहुत ही दिलचस्प और मजेदार। मुश्किल आसान। बहुत दिनों पहले की बात है। होबू चंद्र नामक एक राजा थे। उनके महामंत्री का नाम था गोबू चंद्र। लोग कहते होबू चंद्र राजा का गोबू चंद्र मंत्री। राजा होबू चंद्र अत्यंत आनंदित होकर अपना राजकाज चला रहे थे, लेकिन प्रजा डर डर कर जी रही थी। मंत्री भी अत्यंत सहमे सहमे रहते थे। बुद्धि में राजा मंत्री कोई एक दूसरे से कम न थे, लेकिन उनकी बुद्धि की मार से प्रजाजनों के प्राण हलक में अटके रहते थे। दरअसल होबू चंद्र के दिमाग में जब तब अजीब अजीब विचार जन्म लेते और उन विचारों के समाधान का दायित्व वो गोबू चंद्र के कंधे पर डाल देता। दायित्व से मुकरने का कोई उपाय नहीं था। राजा संभव असंभव कुछ सुनना नहीं चाहते थे, किसी प्रकार की आपत्ति पर ध्यान नहीं देते थे। हुक्म तामील न होने पर होबू चंद्र जल्लाद को बुलवाकर सूली पर चढ़ाने का आदेश जारी कर देता था। ऐसे राजा के राज्य में प्रजा के दिन किस प्रकार कट रहे होंगे, ये आसानी से समझा जा सकता है। रोज नए डर की छाया में वे जी रहे थे। एक दिन राजा होबू चंद्र ने दरबार में आते ही मंत्री गोबू चंद्र को बुलाया। राज दरबार में हाजिर होते गोबू चंद्र ने जरा भी देर नहीं की। हाथ जोड़कर बोला, आदेश कीजिए महाराज। होबू चंद्र ने कहा, सुनो गोबू, आज दरबार में आकर सिंहासन पर बैठते समय देखा मेरे तलवे में ढेर सारी धूल लगी हुई है। गोबू चंद्र ने अपनी जीभ को दांतों से दबाते हुए कहा, महा सर्वनाश, महाराज के पैरों में धूल? देख रहा हूं धूल का साहस काफी बढ़ गया है। आज पैर में बैठ गई, 2 दिनों बाद। कहते कहते वो रुक गया। ठीक कह रहे हो तुम, होबू चंद्र ने कहा, सिर पर चढ़ जाएगी। इन बेअदब धूलों पर रोक लगानी होगी। तुम सारे राज्य से धूलों को हटाओ। 2 दिनों में ये करना होगा। अगर ना कर सके तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। गोबू चंद्र ने कहा, महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उपयुक्त व्यवस्था कर रहा हूँ। गोबू चंद्र दरबार से बाहर आया और उसने राज्य के सारे झाड़ूदारों को तलब किया। थोड़ी ही देर में हाथ में झाड़ू लेकर 2000 झाड़ूदार उपस्थित हो गए। गोबू चंद्र ने उन्हें आदेश दिया, सारे राज्य में झाड़ू लगाकर आज ही समस्त धूलों को दूर करो। कहीं धूल का एक कण भी नहीं रहना चाहिए। जो आज्ञा। बोलकर 2000 झाड़ूदार तुरंत अपने कार्य में जुट गए। देखते ही देखते पथ घाट, बाजार हाट, खेत खलिहान, सबकी धूलें आसमान में उठ गई। चारों तरफ धूल ही धूल। आंखें खोलकर देखना भी असंभव हो गया। राज्य की प्रजा की आंखों के सामने अंधकार छा गया। चारों ओर सिर्फ एक ही स्वर, गया रे मर गया रे। लेकिन झाड़ूदारों को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मंत्री गोबू चंद्र का हुक्म जो था। इधर अपने महल के बाहर शोर सुनकर होबू चंद्र ने अपनी खिड़की को खोलकर देखा तो वो अवाक रह गया। ये क्या कांड हो गया? रास्ते, मैदान, घर द्वार, पेड़ पौधे सब कहाँ चले गए? ऐसा लगता था मानो धूल के बादलों ने सबको ढक दिया हो। कुछ ही क्षणों में ढेर सारे धूलों ने खिड़की से प्रवेश कर राजा के मुंह, आंख, कानों सबको ढक लिया। होबू चंद्र की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उनके दांत कड़कड़ाने लगे। शीघ्र खिड़की को बंद कर अत्यंत गुस्से में पुकारा, गोबू चंद्र। गोबू चंद्र दौड़ा आया और हाथ जोड़कर बोला, आदेश कीजिए प्रभु। जोर से गरजते हुए होबू चंद्र ने कहा, तुम्हारे प्रभु की ऐसी की तैसी, ये सब क्या शुरू किया है तुमने? तुम क्या अंधे हो गए हो? धूलों के गुबार में सब ढक गया है। सब झाड़ूदारों को जल्दी से रोको। गोबू चंद्र ने कहा, तब धूलों का क्या करना होगा महाराज? होबू चंद्र ने कहा, धूल हटाने का उपाय तुम करो। सारे राज्य की प्रजा में इस धूल के कारण हाहाकार मचा हुआ है। गोबू चंद्र ने कहा, ठीक है महाराज, कोई दूसरा उपाय करता हूँ। होबू चंद्र ने कहा, 2 दिनों के अंदर धूलों को हटाओ, नहीं तो सूली पर चढ़ा दूंगा। गोबू चंद्र तुरंत दौड़ा दौड़ा झाड़ूदारों के सरदार के पास पहुंचा और आदेश दिया, तुरंत काम बंद करवाओ। झाड़ूदारों ने झाड़ू देना तो बंद कर दिया, परंतु उड़ती धूलों को किसी प्रकार से रोका न जा सका। गोबू चंद्र ने सिर खुजलाते हुए सोचा, धूलों को उड़ने से कैसे रोका जाए। उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। झाड़ूदारों का काम बंद करवाकर उसने भिश्तियों को बुलवाया। राज्य के 2000 भिश्ती अपनी आंखें रगड़ते हुए हाजिर हुए। गोबू चंद्र ने हुक्म दिया,
तुम लोग रास्ते में, मैदान में, खेत खलिहान में शीघ्र जल का छिड़काव करो। जहां भी मिट्टी देखोगे पानी डालकर उसे सराबोर कर देना। महाराज के पांव में धूल का एक कण भी नहीं लगना चाहिए। आदेश पाते ही 2000 भिश्ती अपने काम में लग गए। मशक भर भर कर जल लाकर हाट बाजार, पथ मैदान, खेत खलिहान सब जगह ढालने लगे। देखते ही देखते नदी और तालाब के जल से सब एकाकार हो गया। लोग ठेहुने के ऊपर कपड़ों को उठाकर चलते। इस क्रम में कई लोग फिसलकर गिर पड़े और अपने हाथ पैर तुड़वा बैठे। अनेक लोगों के घर ढह गए। अनेक लोग आवासहीन होने लगे। बिना वर्षा के राजभवन के मुख्य द्वार पर जल हिलोरे मारने लगा। महल के भीतर शोरगुल शुरू हो गया। सारा कांड देखकर होबू चंद्र ने क्रोध से कांपते कांपते गर्जना की, गोबू चंद्र। गोबू चंद्र तुरंत हाजिर हुआ और हाथ जोड़कर बोला, महाराज। होबू चंद्र बोले, तुम्हें मैं सूली पर चढ़ाऊंगा, फांसी पर लटकाऊंगा। ये सब क्या हो रहा है? गोबू चंद्र ने कातर आवाज में कहा, धूल हटाने की व्यवस्था हो रही है महाराज। होबू चंद्र गुस्से से थर थर कांपते हुए चिल्लाकर बोला, पूरे राज्य को पानी में डुबाकर धूल हटाने की व्यवस्था कर रहे हो? मुझे मूर्ख समझा है क्या? तुम्हें धूल बालू दूर करने को कहा था और तुम कभी धूल का तूफान खड़ा करवाते हो और कभी राज्य में बाढ़ की स्थिति ला देते हो। यही तुम्हारी मंत्री बुद्धि है। तुम्हें मैं सूली पर चढ़ाकर ही रहूंगा। मेरा नाम होबू चंद्र है, याद रखना। गोबू चंद्र ने हथेलियों को मसलते हुए कहा, महाराज। होबू चंद्र ने हुकार भरते हुए कहा, कोई बात नहीं सुनूंगा। ये सब तुरंत बंद करो। 2 दिनों के अंदर राज्य की धूलों को दूर नहीं किया तो तुम्हें सूली पर चढ़ाऊंगा। ये मेरा अग्रिम हुक्म है, बोल कर रख रहा हूँ। गोबू चंद्र के माथे पर मानो वज्रपात हो गया। इतनी बुद्धि लगाकर 2 बेहतरीन उपाय निकाला, दोनों व्यर्थ हो गए। अब क्या उपाय है? सोच सोच कर गोबू चंद्र अपने केश और अपनी दाढ़ी नोचने लगा। एक बार उसके मन में विचार आया कि राजा के दोनों पैर काट देने से समस्या दूर हो जाएगी। इससे राजा के पैरों में धूल लगने की समस्या ही खत्म हो जाएगी। फिर सोचा, समुचे राज्य में मिट्टी के ऊपर अगर चटाई बिछा दी जाए तो समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई भी बुद्धि उसे युक्ति संगत नहीं लग रही थी। सबके साथ कुछ असुविधाएं जुड़ी हुई थी। चिंता के कारण गोबू चंद्र की दशा पागलों जैसी होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि अंततः उसे सूली पर चढ़कर मरना ही होगा। उसकी वैसी ही पागलपन की अवस्था में उसके नौकर ने खबर दी, एक गंवार आदमी आपसे मिलने आया है हुजूर। गोबू चंद्र को क्रोध तो बहुत आया, परंतु कुछ सोचकर पूछा, क्या चाहता है वह? नौकर ने कहा, जी ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही कहा है कि मंत्री महाशय से भेंट करना चाहता हूँ। गोबू चंद्र बोला, बुलाओ, देखता हूँ कौन है। बहुत पाप न करने से कोई राजा का मंत्री नहीं होता। थोड़ी ही देर बाद फटी पुरानी पैबंद लगी कमीज पहना हुआ बेचारा सा दिखने वाला एक आदमी वहां आया और उसने गोबू चंद्र को साष्टांग प्रणाम किया। उस व्यक्ति के हाथ में एक लंबा पके हुए चमड़े का टुकड़ा था, कंधे पर एक चिक्कट झूला। प्रणाम करके उठने के बाद उस आदमी ने कहा, मुझे एक बार महाराज के पास लेकर चलिए, मैं उनके पैरों की धूल न लगने की व्यवस्था कर दूंगा। सुनते ही गोबू चंद्र उछलकर बोला, सब सच कह रहे हो तुम? तब तो शीघ्र चलो मेरे साथ। गोबू चंद्र उस आदमी को साथ लेकर होबू चंद्र के दरबार में उपस्थित हुए, कान छूती हंसी के साथ। महाराज, समस्या का समाधान मिल गया। ये आदमी आपके पैरों में धूल नहीं लगने देगा। उस आदमी ने होबू चंद्र को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आपके पैरों में धूल नहीं लगेगी। राज्य जल में नहीं डूबेगा। धूलों के गुब्बार से लोग काना नहीं होंगे। मेरे पास ऐसी व्यवस्था है, यदि आप आदेश दें तो कर सकता हूँ। सिंहासन पर चौकस होकर बैठने के बाद होबू चंद्र ने कहा, यदि ना कर सके तो तुम्हें सूली पर चढ़ाऊंगा। उस आदमी ने हंसकर कहा, जितनी बार आपकी इच्छा हो। अब कृपया अपने दोनों पैर आगे कीजिए। होबू चंद्र ने अवाक होकर दोनों पैर आगे कर दिए। उस आदमी ने जमीन पर बैठकर अपने झोले से हथौड़ी, रोपी, छुरी, कांटी, सुई, धागा निकाला।
उसके बाद होबू चंद्र के तलवे की माप लेकर कुछ ही देर में चमड़े की एक जोड़ी चप्पल बना दी। दोनों चप्पलों को होबू चंद्र के पैरों में पहनाकर उस आदमी ने कहा, महाराज अब आप चलकर देखिए। राजा होबू चंद्र तुरंत सारे दरबार में घर के बाहर बरामदे में चहलकदमी करने लगे। बार बार पैर उठाकर देखते, नहीं, पैर में कहीं धूल नहीं लगी है। अंदर आकर होबू चंद्र अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, बहुत अच्छी चीज बनाई है तुमने, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत तीव्र है, तुम ही मेरे मंत्री बनने के योग्य हो। मंत्री ने कहा, पद को हाथ से जाते देख गोबू चंद्र ने तुरंत महाराज के कान में कहा, ये बुद्धि तो मेरे मन में थी, ये आदमी निश्चय कोई जादू जानता है, अन्यथा इसे कैसे पता चला। होबू चंद्र ने आंखें तरेर कर गोबू चंद्र को देखा और कहा, सारे राज्य में घोषणा करवा दो कि अब से सबको चमड़े की चप्पल पहननी होगी। जो मेरा आदेश नहीं मानेगा उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और कल से तुम चमड़े की चप्पल पहनकर राज्यसभा में आओगे। गोबू चंद्र ने कहा, आपका आदेश शिरोधार्य महाराज। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।